प्रिज्म थ्योरी चल रही थी अपनी। प्रिज्म थ्योरी का जो सेकंड लेक्चर है ये, दिस इज पेज नंबर 1। और प्रिज्म में हमारा आगे का डिस्कशन चल रहा था प्रिज्म का। पिछली क्लास में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। बेसिक डेफिनेशंस अपनी कंप्लीट हो गई थी प्रिज्म थ्योरी से। अब इसके आगे, अब कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन यहाँ पे। नाउ कंडीशन ऑफ minimum deviation, condition of minimum deviation, and suppose this is the prism और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। और यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज पी एंड क्यू। ये रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज सेकंड नॉर्मल, ये फर्स्ट नॉर्मल हो गया, ये सेकंड नॉर्मल। एंड this is emergent ray RS, this is angle of emergence, this is R1 and this is R2। अब कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, पिछली क्लास में हमने टोटल डेविएशन देखा था इसका। एंड टोटल डेविएशन किसके इक्वल था भाई? टोटल डेविएशन, अगर ये प्रिज्म यहाँ पर नहीं होता तो जो रे ऑफ लाइट है ये सीधी सीधी चली जाती। तो दिस इज द टोटल डेविएशन, ये टोटल डेविएशन है। और टोटल डेविएशन किसके इक्वल है? दिस टोटल डेविएशन विल बी गिवन बाय टोटल डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल है। दिस इज द टोटल डेविएशन, आई प्लस ई माइनस ए, ये डेविएशन है। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करते जाओगे, हम बात कर रहे हैं यहां पर मिनिमम डेविएशन की, ये डेविएशन मिनिमम होना चाहिए। तो ये कब मिनिमम होगा? जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलोगे। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बदलोगे कंटिन्यूअसली, कोई एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये जो डेविएशन है ये सबसे कम होगा। तो वो कंडीशन क्या है? आप इसको मैथमेटिकली निकालोगे। दिस इज डी ऑफ डी आई ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू डी अपॉन डी आई ऑफ आई प्लस ई माइनस ए। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज कांस्टेंट एंड ये सॉल्व करने पे बचेगा 1 प्लस डी अपॉन डी आई माइनस 0। और मिनिमम डेविएशन में हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है। तो जहां कहीं पर भी मैक्सिमा या मिनिमम होता है वहां पे जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है? 0 के इक्वल आ जाती है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा d of di of delta is equals to 0. So therefore de upon di plus 1 is equals to 0. So de upon di is equals to minus 1. So de is equals to minus di. इसको इंटीग्रेट कर दो और e is equals to minus I। यहाँ पे माइनस आई एक्चुअल में ये नॉर्मल है, और ये यहां पर से देखोगे तो आप ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, और यहां पर से अगर आप देख रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो ये एंगल यहाँ पे क्लॉकवाइज है और ये एंगल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे ये कौन सा साइन आया? माइनस का साइन आया। मतलब आपने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन निकाल ली है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन? देयरफॉर at minimum deviation, जब डेविएशन मिनिमम होगा, मतलब डेल्टा टेंड्स टू डेल्टा मिनिमम, तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसा होगा? सेम होगा।
वो कंडीशन कौन सी वाली रहेगी? आपकी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन रहेगी। तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलो। मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है? 0। और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है? 90 डिग्री। तो 0 से 90 तक आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदल सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इमरजेंस भी बदलेगा। तो ये जो डेविएशन आपको दिख रहा है, ये डेविएशन मिनिमम कब रहेगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल, और एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल अगर सेम है, तो वो कंडीशन किसकी मिलेगी आपको? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन मिलेगी। ये मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया, लेकिन आगे हम डायरेक्ट शॉर्ट नोट में हम इसको लिखेंगे। तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। फर्स्ट पेज समझ गए इसको? कोई डाउट? माइनस साइन समझ गए? एंगल के लिए माइनस साइन ई इज इक्वल टू माइनस आई क्यों लिखे? डायरेक्शन के कारण लिखे। एक एंगल क्लॉकवाइज है और एक एंगल कैसा दिख रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसलिए आपने ऐसा लिखे हो। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया क्या? यस सर। ओके, अब हमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन तो निकाल लिए, तो आगे हम अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सीधे सीधे लिख दे रहे हैं एट मिनिमम डेविएशन। ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि मिनिमम डेविएशन में क्या होता है। तो दिस इज द टोटल डेविएशन, ये आपका टोटल डेविएशन है यहाँ पर, और ये पेज नंबर सपोज इट इज 2। आगे देखते हैं अपन अब यहाँ पे। नाउ इफ डेल्टा अगर आपका मिनिमम होगा, अगर डेविएशन मिनिमम होगा, तो इसमें डबल इंप्लाइज का साइन लगा दूं मैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस भी क्या होंगे? सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस भी सेम होंगे। ठीक है, अगर डेविएशन आपका मिनिमम है, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तो डेविएशन मिनिमम होगा। ये डबल इंप्लाइज साइन का मतलब ही ये है। यहाँ पे जो डबल इंप्लाइज का साइन है, इसका मतलब ये है कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये होगा, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस अगर बराबर है तो वो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। ये यहाँ पे इस सिंबल का मतलब, ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया, डबल इंप्लाइज का जो सिंबल होता है, इसका मतलब ये होता है ये सेटिस्फाई है तो ये है, या ये सेटिस्फाई है तो ये कंडीशन आएगी। याद रखो इसको। तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम होते। अब R1 और R2 के बारे में देखते हैं अपन। इतना एंगल आई है, तो व्हाट अबाउट R1? R1 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे? सिंस R1 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे? R1 की वैल्यू I माइनस, ये इतना एंगल R1 है और ये I है, तो इतना एंगल क्या लिखोगे? 90 माइनस, ठीक है, आप स्नेल्स लॉ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्नेल्स लॉ से I इज इक्वल टू E है, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, तो आपके पास क्या आएगा? म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। और एक और, अब यहाँ पे बाहर के लिए लिख रहे हो तो म्यू इक्वल्स टू क्या लिखोगे? साइन E अपॉन साइन R2। आपने इस फेस के लिए अगर स्नेल्स लॉ लगाया तो साइन I अपॉन साइन R1, और ये वाली फेस के लिए अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो साइन E अपॉन साइन R2। ये समझ गए स्नेल्स लॉ या नहीं? तो अब इससे एक और कंक्लूजन निकल कर आ गया आपका, देयरफॉर, क्योंकि I और E सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इफ मैं यहाँ पे लिख दूं कि अगर I और E सेम है, दिस इंप्लाइज दैट R1 इज आल्सो इक्वल्स टू R2। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल बन रहे थे यहाँ पे R1 और ये R2, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब R1 और R2 की वैल्यू भी सेम है, तो ये भी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है। आप यहां से ये लिख दो फिर ये लिख दो, एक ही बात है। तो अगर मिनिमम डेविएशन में आपके पास एक और कंडीशन यहाँ पे आ गई कि R1 और R2 सेम है एंड सपोज दिस इज इक्वल्स टू R, एंड आपने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2। ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है प्रिज्म का, ये इन दोनों एंगल का सम होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो फिर इसकी जगह पे भी आप R रख दो, इसकी जगह पे भी आप R रख दो। सो देयरफॉर व्हाट इज R, R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर आपके पास में a/2 आ गई, a/2। एंड डेविएशन के लिए जो फार्मूला लिख रहे थे आप, मिनिमम डेविएशन I प्लस ई माइनस ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज आल्सो आई, दिस इज आल्सो आई माइनस ए। तो फिर सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पर डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए। तो i की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। तो आपने r की वैल्यू ये निकाल दिया, r इज इक्वल्स टू a/2 एंड i इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। ये देखो ये वाले स्टेप को, और इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और पूरा समझो। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की बुक में भी दिया हुआ है, सीबीएसई में खासकर, बट ये स्टेट बोर्ड में 11th क्लास में था ये, ठीक है, बट सीबीएसई में 12th क्लास में है, और ये बोर्ड के लिए भी पूछा जाता है, देख लो अभी इसको। कोई डाउट है तो पूछो, कैलकुलेशन देखो पहले। जिन बच्चों ने सैटरडे की क्लास नहीं किए थे उनने वीडियो देख लिए थे क्या, प्रिज्म वाला? जिन बच्चों ने सैटरडे की क्लास नहीं किए थे उनने वीडियो देख लिए थे? तो अब हम पेज नंबर 3 पे आते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हाँ कौन है भाई? Now this is page number 3। देखो ये पेज नंबर 3 है अभी, हाँ पेज नंबर 3 पे देखो पेज नंबर 3। अब इसको आप चाहो तो पूरा नोट पे लिख सकते हो। मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म, डायरेक्ट कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म, ये डायरेक्ट अपन लिख रहे हैं, जितना अपन ने किया अभी इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दिस इज द प्रिज्म, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज सी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे, PQ इज इंसिडेंट रे हियर, ठीक है, और फिर ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये दूसरा नॉर्मल, एंड दिस इज इमर्जेंट रे PQRS, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे ऑफ लाइट सीधी सीधी जाती, बट ये डेविएट हो गई यहाँ पे, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। और अंदर जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल N1 एंड दिस इज सेकंड नॉर्मल। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये R1 है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये R2 है, ठीक है। ये यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, QR इज रिफ्रैक्टेड लाइट, R1 एंगल यहाँ पे और R2 एंगल यहाँ पे, ठीक है। अब हम कंडीशन लिख दे रहे हैं पूरा यहाँ पे। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज टोटल डेविएशन I प्लस E माइनस A, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज R1 प्लस R2। तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरा। नाउ एट मिनिमम डेविएशन, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मान लो डेविएशन आपका मिनिमम है,
डेविएशन मिनिमम है, तो डबल इंप्लाइज का साइन लगाया मैंने, I इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस कैसा होगा, सेम होगा, और रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है अंदर के R1 और R2 की वैल्यू भी सेम होगी, मतलब ये R1 और R2 भी सेम होगा, लेकिन ये कब है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होता है। सो देयरफॉर हमने ये कंडीशन भी लिख दिया था यहाँ पर कि मिनिमम डेविएशन विल बी I प्लस E माइनस A, तो सॉल्व करने पे I प्लस I माइनस A, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मिनिमम डेविएशन प्लस A बाई 2 एंड R इज इक्वल्स टू A बाई 2। यहाँ पे R आपने किसको लिख दिया, R1 और R2 में से किसी एक को R आपने लिख दिया, तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A बाई 2 है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज गिवन बाय म्यू। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे अब फार्मूला लिख दे रहा हूँ इसके प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R1, और ये मिनिमम डेविएशन अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा I की जगह पे आप लिख दो दिस इज मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन R1 की जगह पे आपका आंसर क्या बचेगा, A बाई 2 के बराबर बचेगा। ठीक है, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एंड अगेन इट इज आल्सो रिटन एज साइन E अपॉन साइन R2। आप ऐसा लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो बाय स्नेल्स लॉ। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यूजिंग मिनिमम डेविएशन कंडीशन। ये एक्सपेरिमेंट भी होता है, ये एक्सपेरिमेंट भी होता है प्रिज्म के लिए, ऑप्टिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है ये। तो मिनिमम डेविएशन अगर आपने निकाल लिया एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म अगर आपने निकाल लिया, तो आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फार्मूले से बता सकते हो। और यहाँ पे ग्राफ भी होता है, आप ग्राफ प्लॉट करते हो डेविएशन का, तो ग्राफ इसके बाद बता रहा हूं मैं, अभी इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिस्कशन मैंने बताया यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्रिज्म थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम डेविएशन के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, और ग्राफ भी हम बनाएंगे यहाँ पे मिनिमम डेविएशन के लिए, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। ना पेज नंबर 4 देखो, अभी पेज नंबर 4 पे आते हैं हम। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। इस पे ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर दें, इधर पे आपने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर पे लिया आपने डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। तो मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 90 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे यहाँ पे, तो इसका ग्राफ बेटा आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये ऐसा कुछ आएगा इसका ग्राफ, और जहां पर डेविएशन आपको सबसे कम दिखेगा, दिस इज मिनिमम डेविएशन, उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम यहाँ पे आप, जैसे आपने पहले 5 डिग्री के लिए डेविएशन मेजर कर लिया, फिर यहाँ पे आपने 10 डिग्री के लिए डेविएशन मेजर किया, फिर 15 डिग्री के लिए, या अलग अलग इंटरवल में जब आप ये डेविएशन मेजर करते जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बदलकर, तो इसका जो ग्राफ है इट लुक्स लाइक दैट, इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा।
और इसको फिर आप फ्री हैंड ज्वाइन करना। तो जब आप फ्री हैंड ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट करते हो कि मिनिमम डेविएशन कितना है। तो अगर आपको ये मिनिमम डेविएशन पता चल गया और फिर पेपर पे आप प्रिज्म को रख दो और उससे आप ये एंगल को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो कि भाई प्रिज्म का एंगल कितना है। और फिर आप डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी गिवन बाय साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। इस फार्मूले से आप सीधे सीधे क्या बता सकते हो, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट आई की वैल्यू के आप डेविएशन मेजर करते जाओगे तो आपको ये ग्राफ इस तरह का मिलेगा। ये एक्चुअल ग्राफ है, प्रैक्टिकल ग्राफ है। आए कैसे, यहाँ पे मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है इसको बताने के लिए, बट इट इज अ प्रैक्टिकल ग्राफ। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आई की अलग अलग वैल्यू को लेकर, आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फ्री हैंड जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ आपको ऐसा कुछ मिलेगा और ग्राफ से फिर आप मिनिमम डेविएशन यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो डायरेक्ट आप प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस फार्मूले से दे सकते हो, दैट इज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। ये डायरेक्ट क्या पता चल जाएगा आपको, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट पता चलेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। समझ गए इतना या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है? हेलो, कहाँ गए? समझ गए सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। सुशांत कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर ये सिर्फ इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए वैलिड है ना? नहीं नहीं, ये किसी भी प्रिज्म के लिए, जरूरी नहीं कि इक्विलैटरल हो। इक्विलैटरल में तो कुछ और स्पेशल कंडीशन बन जाएगी। ये तो किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड है, जरूरी नहीं कि इक्विलैटरल प्रिज्म हो, ठीक है। ये तो किसी भी प्रिज्म के लिए बन जाएगा, ठीक है। हो गया क्या? ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का? हाँ सर। ओके। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। ये किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड है। हाँ, जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे बन सकते हैं। पेज नंबर 5, नाउ दिस इज पेज नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन में मैंने ये ले लिया कि ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म का ये एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 60 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। यहां पर दिस इज इमर्जेंट रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ये एंगल भी यहाँ पे 60 डिग्री का है और ये एंगल भी सपोज कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। समझ गए ना? 60 डिग्री का एंगल ये दिख रहा है आपको, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। या चलो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपको डायग्राम से। डायग्राम ऐसा बना दिया मैंने, ये सपोज एक प्रिज्म मैंने लिया, ये एंगल ए है, मतलब राइट एंगल प्रिज्म लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है, दिस इज इंसिडेंट रे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता कितना है, और एंगल ऑफ इमरजेंस ये भी 60 डिग्री का दिख रहा है, दिस इज द इमरजेंट रे। आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। क्वेश्चन समझ गए? Angle of incidence is 60 degree and angle of emergent is also, angle of emergence is also 60 degree. What is the refractive index of prism? तो कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को?
एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालना। कैसे निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कैसे निकालोगे? तो नाउ इफ सिंस यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर डेविएशन इज मिनिमम। डेविएशन कैसा है इसका? मिनिमम है। और अगर ये मिनिमम डेविएशन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्ट मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ गई, तो फिर आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड आपको अब क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? मिनिमम डेविएशन कितना है। तो मिनिमम डेविएशन कैसे निकालोगे? मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। सो व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन? Minimum deviation is 60 plus 60 minus 90, that is equals to 30 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन कितना आ गया यहाँ पे? 30 डिग्री आ गया। बस अब आपका काम हो गया। दिस इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाई 2 कर दो, आपका आंसर निकल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री बाय 2। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 120 मतलब साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 45। तो ये सॉल्व करने पे साइन 60 √3/2 अपॉन 1/√2। तो इसको पूरा ओवरऑल जब आप सॉल्व कर दोगे, दिस इज √3 into √2 divided by 2, so this is overall √3/2 is the answer। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। ओके, √6/2, हाँ ठीक है, √6/2 भी लिख सकते हैं अपन, ये भी है आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट? देन पेज नंबर 6 पे जाते हैं अपन। पेज नंबर 6 हो गया ना इसका? देखो अभी पेज नंबर 6, यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट नोट हम लिख रहे हैं यहाँ पर। नाउ ये मान लो कोई प्रिज्म हमने लिए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, मान लो ये कोई प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन यहाँ पे आ रही है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे and this is emergent ray, and this is angle of emergence, and this is the incident ray here, P, Q, R and then S। तो इसमें रिफ्रैक्टेड लाइट कौन सी है? QR is the refracted light। QR ये रिफ्रैक्टेड लाइट है इस पे। तो अगर मान लो एक एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, या फिर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये कौन सा प्रिज्म हो गया? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल प्रिज्म। और ये कौन सा हो गया? आइसोसेलेस। या तो ये है या ये है। और अगर मान लो ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, इक्विलैटरल प्रिज्म में, आइसोसेलेस प्रिज्म में, एंड इफ डेल्टा इज मिनिमम हियर, दिस इज द डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू अगर मिनिमम है तो यहाँ पर के जो एंगल थे R1 और R2 ये भी सेम होंगे। I is equals to E and R1 is equals to R2। अगर ये कंडीशन है, ये प्रिज्म है, तो जो QR है, QR is parallel to DC, मतलब बेस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये बेस के पैरेलल होगी अगर ये प्रिज्म कैसा इक्विलैटरल प्रिज्म है या फिर आइसोसेलेस प्रिज्म है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है QR,
ये किसके पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर, बेस के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है जब मिनिमम डेविएशन हो और साथ में ये प्रिज्म भी कैसा हो आपका, इक्विलैटरल या फिर आइसोसेलेस प्रिज्म हो, तभी ये कंडीशन आएगी कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो किसके पैरेलल होगी, बेस के पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? Yes, sir. Yes, sir. क्यू आर मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट इज पैरेलल टू द बेस, ये तभी पॉसिबल है जब ये मिनिमम डेविएशन हो। और प्रिज्म कैसा होना चाहिए, इक्विलैटरल या आइसोसेलेस प्रिज्म होना चाहिए, तो फिर रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। Now this is page number 7। देखो पेज नंबर 7 पे अब नोट का सेकंड पॉइंट, ये है फॉर स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, जैसे ये आपने लिए, दिस इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लो एंगल ए की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री या उससे भी कम आपको दिख रही है, बहुत छोटा एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो अगर मान लो रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट और ये इमर्जेंट रे एंड दिस इज द डेविएशन। तो उस कंडीशन में डेविएशन भी बहुत स्मॉल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत स्मॉल होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बहुत स्मॉल होगा, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, तो फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन r1 which is nearly equals to I upon r1। ये I upon r1 आप लिख सकते हो, nearly equals to, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत छोटा होगा और ये भी आएगा। also mu is equals to sin e divided by sin r2 this is equals to e upon r2। हाँ, ये कंडीशन यहाँ पर वैलिड होगी, r1 plus r2 is always equals to आपका इसके बराबर आएगा, यहाँ पर e के बराबर रहेगा। बट व्हाट अबाउट द डेविएशन, तो जो डेविएशन आएगा दैट इज इक्वल्स टू i प्लस e माइनस a। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, i की जगह पे म्यू इनटू r1, so therefore deviation will be given by i plus e minus a। i की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लगभग म्यू इनटू r1 एंड दिस इज म्यू इनटू r2 माइनस a। म्यू को कॉमन निकाल लेना, r1 प्लस r2 माइनस a, म्यू इनटू a माइनस a इक्वल्स टू डेविएशन। सो डेविएशन कैन बी रिटन एज a इनटू म्यू माइनस 1। लेकिन ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये किसके लिए वैलिड है, स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल के लिए वैलिड है कि डेविएशन इज गिवन बाय a इनटू म्यू माइनस 1। कैलकुलेशन आप लोग देखो, ठीक है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को लगभग आप आई लिख सकते हो और साइन r1 को आप लगभग r1 लिख सकते हो। तो डेविएशन का जो फार्मूला आ गया यहाँ पर, डेविएशन इज गिवन बाय a इंटू म्यू माइनस 1, तो ये आप कब यूज कर सकते हो, जब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कैसा है, बहुत। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का। हाँ, पेज नंबर 8 देखो जी।
नाउ दिस इज पेज नंबर 8। देखो पेज नंबर 8 पे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले लिया। एक ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल है 4 डिग्री A1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। फिर आपने एक दूसरा प्रिज्म इस तरह से रख दिया, इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 4 डिग्री और दूसरा प्रिज्म आपने ऐसा पलट के रख दिया, इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल A2 इज इक्वल टू सपोज दिस इज 5 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U2 इज इक्वल टू 1.4 दिया होगा। दूसरे वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, ठीक है। और यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट पहले तो इस तरह से आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर यहाँ पे पहुंचेगी, जब इससे बाहर निकल के आएगी तो फिर इधर आएगी, ये दूसरा नॉर्मल, फिर ये ऐसी आएगी और ये तीसरा नॉर्मल, इसके बाद ये ऐसी आएगी। तो व्हाट इज द टोटल डेविएशन हियर? तो पहले वाले के लिए जो डेविएशन आएगा वो ये आएगा डेल्टा 1 और दूसरे वाले के लिए जो डेविएशन आएगा वो ये रहेगा डेल्टा 2, ठीक है। एक में डेविएशन कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, ये वाले प्रिज्म के कारण डेविएशन क्लॉकवाइज हुआ और ये वाले प्रिज्म के कारण डेविएशन कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपने पढ़ा सिंस डेविएशन विल बी गिवन बाय a into mu minus 1 आप यूज कर लो। So therefore total deviation अभी ध्यान देना, क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लेना, दिस इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो एक को आपको पॉजिटिव लेना है, ये क्लॉकवाइज है एंड डेल्टा 2 इज एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन A1 यहाँ पे आएगा A1 इंटू μ1 माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस A2 इंटू μ2 माइनस 1। समझ गए यहाँ माइनस साइन क्यों लिए? एक में डेविएशन क्लॉकवाइज हो रहा है और दूसरे वाले में कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते, बहुत आसान है। अब वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, A1 और आप A2 μ1 μ2 की वैल्यू पुट कर दो तो टोटल डेविएशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखो टोटल डेविएशन व्हाट इज A1 हियर, इट इज 4 डिग्री 1.5 माइनस 1 प्लस ऑफ, या डायरेक्ट माइनस साइन लगा दूं मैं अब यहाँ पे, माइनस व्हाट इज A2 5 डिग्री इंटू 1.4 माइनस 1, दिस इज 0.5, 4 डिग्री इंटू 0.5 माइनस 5 डिग्री इंटू 0.4, दिस इज 2.0 माइनस 2.0। ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। तो नेट डेविएशन इसमें कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। समझ गए? मतलब सेकंड वाले प्रिज्म से जो इमर्जेंट रे निकलेगी वो फर्स्ट वाले प्रिज्म की इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। अभी इस पे कोई डाउट है तो पूछो। सेवन कलर में उसको आप बोलते हो डिस्पर्सन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट फॉर्म, इसको बोला जाता है डिस्पर्सन। नाउ पेज नंबर 9, डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म, ये पेज नंबर 9 है। डिस्पर्सन dispersion through prism, ठीक है। डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, देखो डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म ये है, ये सपोज मैंने एक प्रिज्म लिया और यहाँ पर ये व्हाइट लाइट है, दिस इज व्हाइट लाइट, ये इंसिडेंट रे है एंड ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर जाएगी, प्रिज्म के अंदर सभी कलर
कि स्पीड बदल जाएगी। सबसे फास्ट कौन सा चलता है, रेड कलर, और सबसे स्लो कौन सा चलता है, वायलेट कलर। तो यहीं पर से लाइट में स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहुंच ये ऊपर रेड कलर आपको मिलेगा, और ये सबसे देर से लेट कौन चल रहा है, वायलेट कलर चल रहा है, और बीच में ये कौन सा कलर चलेगा, येलो कलर। और जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये सभी नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे अलग अलग। तो जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से बाहर निकलेंगी तो अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएंगी, और इनमें एंगल अलग अलग है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसलिए यहाँ पर से आपको कलर स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। और कलर स्पेक्ट्रम वेव योर के पैटर्न में आपको दिखाई देगा। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है यहीं से, इसी यहीं पर से स्प्लिटिंग चालू हो जाती है अपने 7 कलर में, ये इस तरह से, ठीक है, अपने 7 कलर में यहीं से स्प्लिटिंग चालू हो जाएगी, और यहाँ पे आपको पूरा स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो डिस्पर्सन यहीं पर से चालू हो जाएगा बेटा। और ये क्यों होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दिस इंप्लाइज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर फॉर वायलेट कलर एंड स्मॉलर फॉर रेड कलर। मतलब वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम रहेगी तो वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। मतलब धीरे धीरे का मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, हाँ, बट स्पीड कम है रेड कलर के कंपैरिजन में। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, इसमें सेपरेशन चालू हो जाएगा। तो ये जो कलर है यहाँ पर आके सभी कलर सेपरेट हो जाएंगे, और एंगुलर डेविएशन इसमें क्रिएट होगा। ये कौन से कलर के लिए हो गया, रेड कलर के लिए, और ये यहाँ तक कौन से कलर के लिए हो गया, ये वायलेट कलर के लिए। तो एक टर्म होता है दैट इज एंगुलर एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन किसके बराबर देखोगे आप, पाई से डिनोट करोगे, एंड दिस इज डेल्टा v माइनस डेल्टा r के बराबर। और अगर प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है तो डेल्टा v को आप लिख सकते हो a इंटू म्यू v माइनस 1, एंड डेल्टा r को आप लिख सकते हो a इंटू म्यू r माइनस 1 के फॉर्म पे। अगर ये प्रिज्म एंगल यहाँ पर बहुत छोटा है तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो। और एक और टर्म होता है एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन, तो एंगुलर डेविएशन इज एवरेज डेविएशन। एंगुलर डेविएशन इज एवरेज डेविएशन, मतलब येलो कलर की जो लाइट होती है उसका जो डेविएशन आएगा वो एवरेज वाला रहेगा, या रेड कलर और वायलेट कलर का जो डेविएशन उसका हाफ। इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज डेविएशन बोलते हैं, एंगुलर डेविएशन। तो एवरेज डेविएशन इज डेल्टा y इज इक्वल्स टू a इंटू म्यू y माइनस 1। तो एवरेज डेविएशन आपका येलो कलर के लिए रहता है। तो एक हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्सन और एक हो गया एंगुलर डेविएशन या एवरेज डेविएशन। तो ये जो फिनोमेना है ये डिस्पर्सन है, और फिर ये मैथमेटिकल टर्म्स है वहां पे। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और एक टर्म और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दैट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया क्या? अब डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, अगला स्टेप है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, पेज नंबर 10। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल्स टू होता है, दिस इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय एवरेज डेविएशन। दिस इज डेल्टा v माइनस डेल्टा r डिवाइडेड बाय डेल्टा y। तो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला आएगा a इंटू म्यू v माइनस 1 माइनस a इंटू म्यू r माइनस 1 अपॉन a इंटू म्यू y माइनस 1। सॉल्व करने पे आ गया बेटा ये
यहाँ पर ए से ए वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो जो डिस्पर्सिव पावर है वो प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड नहीं करता, डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड नहीं करता, ये किस मटेरियल का बना हुआ है उस बात पे ये डिपेंड करता है। देख लो, dispersive power of prism does not depend on angle of prism but it depends only on nature of material, कि किस मटेरियल से बना है। अच्छा, प्रिज्म में आपको अलग अलग कलर दिखते हैं, ग्लास स्लैब में अलग अलग कलर क्यों नहीं दिखते, जबकि ग्लास स्लैब में भी डिस्पर्सन होता है? इसका आंसर खोजना आप लोग। ग्लास स्लैब में डिस्पर्सन क्यों नहीं होता, प्रिज्म में ही क्यों होता है? ठीक है, तो इसका आंसर खोजना, कल हम इसका जवाब देंगे। ठीक है, अभी